हाँ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लास्ट क्लास में मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस कर लिया था। और जैसा मैंने आपको ये बोला था कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो बाईसाइक्लो और स्पाइरो में से ही आपसे प्रॉब्लम पूछेगा, और दूसरी कैटेगरी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स की है, मतलब बेंजीन या उसके कंपाउंड्स। आज हम एक नया टॉपिक यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसके अंदर हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन और उसके कंपाउंड्स, उनके भी नॉमेनक्लेचर को रिवाइज कर लेंगे, सो दैट कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है, वो है टाइम की। और हमारा अभी भी सिलेबस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है। तो आज हम यहां पर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रॉब्लम्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट को ढंग से नोट करते जाइएगा और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर मेंशन किया है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमर्स की जो डेफिनेशन है, आइसोमर्स में हम ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होना जरूरी है आइसोमर्स के केस में, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, जिसको हम एसएफ से एब्रीवेट कर देते हैं, और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, हम इनको हमेशा आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, आइसोमेरिज्म, इसको हम मेनली इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, एंड कन्फर्मर्स। तो दीज आर 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, आपको प्रॉब्लम यहां से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका जो डेफिनेशन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू इनको रिवाइज करेंगे। जैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, एंड टॉटोमेरिज्म है। इनमें से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। नाउ मैंने यहां पर वन बाय वन आइसोमेरिज्म के कैटेगरीज लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है चेन आइसोमेरिज्म। जैसे नाम से समझ में आता है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, तो इसलिए हम इनको चेन आइसोमर्स नाम देते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है एल्कोहल का। ये जो कंपाउंड है 1, 2, 3 एंड 4, अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखूंगा तो ये ब्यूटेन 1 ऑल है। ओके, और इसकी जगह अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो इट इज 1, 2, 3, तो ये 2 मिथाइल और प्रोपेन 1 ऑल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है और यहां लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। इसका मतलब दे आर व्हाट, क्या है ये? चेन आइसोमर्स। ये चेन आइसोमर्स है। ये हमेशा सबसे पहले इंश्योर कर लेना जरूरी है, क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो यहां C4 है, H10 है और O है। दोनों में ही C4 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, H10 एंड O है। इसका मतलब दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? देखिए, ये जो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको रिवाइज करने का मतलब आईयूपीएससी का पूरा रिवीजन है। तो यहां पर हम आईयूपीएससी को भी बार बार यूज करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से समझ में आ रहा है
ऐसे कंपाउंड्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट पोजीशन है। ओके, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, या सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे ये देखिए, ये मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिखा है जिसको हम टोलुइन बोलते हैं, C7H8, बेंजीन के ऊपर सबसे छोटा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इसको रिंग सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी बोलते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूटेड, मतलब डायरेक्टली रिंग के ऊपर सबसे छोटा यहां पर एल्किल ग्रुप हमने पेश कर रखा है, दिस इज टोलुइन। ये इसका IUPAC नेम है, टोलुइन। ओके, और इसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो IUPAC में यू कैन राइट टोलुइन और मिथाइल बेंजीन। इट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8। नाउ मैंने क्या किया, ये जो टोलुइन है इसकी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन से एक वैलेंसी को फ्री कर दिया, एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करके। तो इसका मतलब ये अब बन गया ऑर्थो टोलाइल। ऑर्थो पोजीशन इसको हम बोलते हैं 1-2 पोजीशन, ये 1-3 पोजीशन इट इज मेटा टोलाइल, और ऐसे ही ये 1-4 पोजीशन इट इज पैरा टोलाइल। तो ये 3 टाइप ऑफ जो टोलाइल रेडिकल्स हैं, हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हैं C7H7 विद फ्री वैलेंसी, और इसलिए ये सारे पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टोलाइल रेडिकल्स पॉसिबल, तो आंसर शुड बी 3 टोलाइल रेडिकल्स विल बी पॉसिबल। कुछ और एग्जांपल्स को यहां पर नोट करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं यहां पर जो नेक्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर ऐड करता हूं पोजीशन आइसोमेरिज्म में, उसको जरा ढंग से समझिए। मैंने यहां पे लिखा है रिंग सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन्स हैं, जब वहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं आपको नॉमेनक्लेचर का भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और पैरेलली इनके अंदर जो प्रेजेंट आइसोमेरिज्म है हम उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो समझिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब है ओनली 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन। तो अगर एक OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है तो इट्स IUPAC नेम इज व्हाट, फिनॉल। नाउ अभी हमने जो ऑर्थो टोलाइल, मेटा टोलाइल, पैरा टोलाइल को मेंशन किया, तो जैसे मैंने देखिए टोलाइल में हाइड्रोक्सी ग्रुप को बेंजीन के ऊपर प्लेस कर दिया जहां फ्री वैलेंसी थी, तो ऑब्वियसली अब ये फिनॉल है। तो हम अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो फिनॉल के रेस्पेक्ट में ये 1 है और ये 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, और 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं। तो ऑर्थो या 2 मिथाइल फिनॉल, हम इसको ऑर्थो क्रिसॉल भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम। सिमिलरली ये 1 और 3 है, तो वी कैन राइट मेटा और 3 मिथाइल फिनॉल, और हम इसको मेटा क्रिसॉल भी बोल सकते हैं। और सिमिलरली यहां ये 1-4 पोजीशन है, इसको हम पैरा या 4 मिथाइल फिनॉल बोल सकते हैं, कॉमनली हम इसको पैरा क्रिसॉल बोलते हैं। तो अब सबसे पहले यहां पर अगर हम इन तीनों को देखें, ये ऑल 3, इन सभी में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C7H8O है, C7H8O। और ये क्योंकि 1-2, 1-3 और 1-4 पोजीशन है, इसलिए ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स, ये सभी पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम पूछा जाता है कि C7H8O के सारे एरोमेटिक आइसोमर्स लिखिए। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे अटेंड करेंगे, सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे अगर मैं जो अभी मैंने प्रॉब्लम आपको बताया, प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली ऐसे पूछा गया है, हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C7H8O। C7H8O के एरोमेटिक आइसोमर्स लिखने हैं, तो तुरंत मुझे हिंट मिल गया कि बेंजीन के कंपाउंड्स लिखने हैं। और अभी हमने C7H8O, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा जो क्रिसॉल्स है, इनको तो मेंशन किया ही है। तो देखिए सिंपली ऑर्थो या मेटा या पैरा क्रिसॉल्स को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप ऑर्थो, मेटा, पैरा किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। नाउ क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन है, तो सिंगल ऑक्सीजन में और कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है? आंसर है ईथर हो सकता है, या फिर देखिए ये भी हो सकता है, इट इज बेंजाइल अल्कोहल। C6H5CH2 ग्रुप, इट इज नोन एज व्हाट, बेंजाइल ग्रुप। तो इट इज बेंजाइल अल्कोहल। और हम अगर ईथर ड्रॉ करते हैं तो ये मैंने ईथर ड्रॉ किया है, इट्स कॉमन नेम इज एनीसॉल, और इसका IUPAC नेम हम क्या लिख सकते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन।
तो इसलिए टोटल हम 5 टाइप के एरोमेटिक आइसोमर्स यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं और इसलिए इसका जो आंसर होगा एरोमेटिक आइसोमर्स वो 5 आंसर होगा। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट को तो आंसर तक रटे हुए होते हैं। नाउ इसकी जगह अगर मैं यहां पे डाइहाइड्रिक फिनॉल लिखता हूं, जैसे हमने यहां मोनोहाइड्रिक फिनॉल मेंशन किया तो इसका मतलब था सिंगल OH। डाइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब है 2 OH ग्रुप डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन बेंजीन। ये ध्यान रहे, ये सारे जो मैं एरोमेटिक आपको फिनॉल्स बता रहा हूं ये रिंग सब्स्टिट्यूटेड है, OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो देखिए यहां इफ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन 1,2 पोजीशन इट्स कॉमन नेम इज कैटिकॉल, और इसका IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे तो बेंजीन 1,2 डायोल। सिमिलरली ये अगर 1,3 पोजीशन पर है, कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल है, इसका IUPAC नेम बेंजीन 1,3 डायोल है। और ऐसे ही अगर OH ग्रुप 1,4 पोजीशन में है तो कॉमन नेम क्यूनॉल है, IUPAC नेम बेंजीन 1,4 डायोल है। क्या सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? आंसर है हां, ये सभी C6H6NO2 हैं। ये देखिए, लेकिन OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये कॉमन नेम्स भी हमारे बहुत काम आते हैं, दे आर वेरी यूजफुल। तो दे आर विच टाइप ऑफ आइसोमर्स? दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ये पोजीशन आइसोमर्स हैं स्टूडेंट। और ऐसे ही अगर मैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की बात करता हूं तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स में 3 OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट होंगे, तो हम उनके कॉमन नेम्स को कैसे मेंशन करेंगे वो और आपको मैं बताता हूं। हां स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं इसकी जगह ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स को लेता हूं तो देखिए यहां मैंने ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स में मेंशन किया है इफ 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट, तो हम इनको ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स में जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, या तो 3 OH ग्रुप्स 1, 2, 3 पोजीशन पर हो, तो हम इसको जो कॉमनली बोलते हैं ये बोलते हैं पायरोगेलॉल। और इसका अगर तुम IUPAC नेम लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। ये देखिए पायरोगेलॉल या बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। ऐसे ही यहां 1, 2, 4 पोजीशन पे हो सकते हैं OH ग्रुप्स, तो हम इसको कॉमनली बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। अभी हमने जो क्यूनॉल वहां पे ड्रॉ किया, क्यूनॉल उसी में ऑर्थो पोजीशन पे एक OH ग्रुप और लगा हुआ है, इसलिए हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। और IUPAC नेम आप लिख ही सकते हैं, ये हो जाएगा बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल। और ऐसे ही अगर OH ग्रुप 1, 3, 5 पोजीशन पर है तो फिर हम इसको कॉमनली फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल। और अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो अब तो IUPAC नेम आप खुद ही लिख सकते हैं, 1, 3, 5 बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल। और ये क्या सभी पोजीशन आइसोमर्स हैं? आंसर है हां, ये सभी पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो देखिए यहां बेनिफिट या एडवांटेज ये हो रहा है, हम IUPAC को भी रिवाइज करते जा रहे हैं और आइसोमेरिज्म की जो सेकंड कैटेगरी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, उससे रिलेटेड भी एग्जांपल्स यहां पे लिखते जा रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं टोलुडीन या टोलुइक एसिड, तो हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं उसको देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैंने टोलुडीन मेंशन कर दिया है, तो टोलुडीन क्या है? टोलुडीन अगर एनिलीन की ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स हैं, जैसे हमने ऑर्थो टोलाइल मेटा टोलाइल, तो वहां टोलाइल में अगर मैं NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो वो टोलुडीन है। या ऐसे बोल लीजिए कि एनिलीन की ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, तो कॉमनली दे आर नोन एज ऑर्थो और मेटा और पैरा टोलुडीन। एंड IUPAC नेम वी कैन राइट ऑर्थो और मेटा और पैरा मिथाइल एनिलीन। और ऑर्थो पोजीशन को आप 1, 2 तो लिख ही सकते थे। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? आंसर है हां, ये सभी पोजीशन आइसोमर्स हैं। और इसका अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ये C7 है, H9 है और N है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया? इसकी जगह टोलुइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड की
ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। तो कॉमनली हम इसको यहां पे डिफाइन कर सकते हैं ऑर्थो और मेटा और पैरा टोलुइक एसिड। और इफ वी वांट टू राइट देयर IUPAC नेम तो वी कैन राइट ऑर्थो और मेटा और पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। Whenever COH group directly connected with benzene ring, तो it is known as what? Benzoic acid. Okay? तो क्या ये भी पोजीशन आइसोमर्स है? आंसर है हां, ये भी पोजीशन आइसोमर्स है। तो देखिए ये हमारे सभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिवाइज हो गए। टोलुइक एसिड, टोलुडीन, पायरेग्लिसोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। नाउ मैंने यहां पे लिखा है सम मोर एग्जांपल्स। जैसे ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है। क्योंकि ये RNH2 है तो हम इसको प्राइमरी अमीन बोल सकते हैं। और इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो प्रोपेन 1 अमीन। इट इज प्रोपेन 1 अमीन। 1 के ऊपर प्राइमरी अमीन फंक्शन ग्रुप है। और ऐसे ही अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये भी प्राइमरी अमीन है, NH2 ग्रुप है, बट इसका IUPAC नेम प्रोपेन 2 अमीन। ये देखिए प्रोपेन 2 अमीन। तो प्रोपेन 1 अमीन एंड प्रोपेन 2 अमीन, क्या डिफरेंस है दोनों में? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। और दैट्स व्हाई दे आर अगेन पोजीशन आइसोमर्स। ये फिर पोजीशन आइसोमर्स है। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जैसे ये फिर C4H10O है, 4 कार्बन है, 3 + 2 + 2 + 3 H10 और O। ईथर है, इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो यहां एल्कोक्सी एल्केन होता है। तो यहां पे 1 के ऊपर ईथर है तो इसलिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। हाउ मेनी कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन? 3 कार्बन। सिमिलरली यहां अगर हम इसको देखें तो यहां देखिए लॉन्गेस्ट चेन में फिर 3 कार्बन है, बट नाउ ईथर इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2, दैट्स व्हाई इट्स IUPAC नेम इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? क्या देख रहे हैं दोनों में फिर वही पोजीशन का डिफरेंस है, इसलिए ये भी पोजीशन आइसोमर्स हैं। दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के मैंने मुझे लगता है कि सफिशिएंट एग्जांपल्स दे दिए। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म के ऊपर आ जाते हैं। हां बच्चों, जैसे अगर मैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पॉइंट्स को रिवाइज करा दूं तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, फैमिलीज डिफरेंट होंगी। जैसे मैंने यहां पे लिखा है एल्काडाइन एंड एल्काइन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एल्काडाइन जैसे हमने लास्ट क्लास में ब्यूटा 1,3 डाइन इसको डिस्कस किया है। ये देखिए क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4 और ये H6 है। अब मैं अगर इसी का पॉसिबल एल्काइन ड्रॉ करता हूं तो देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए C4H6 है। एक फैमिली एल्काडाइन है ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरी फैमिली ब्यूटाइन है, इट इज ब्यूट 1 आइन। दीज आर 2 डिफरेंट फैमिलीज और दैट्स व्हाई हम इनको क्या डिफाइन कर सकते हैं? दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो ये यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है। ऐसे ही मैंने लिखा है नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो नाइट्रो जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 और NO2, दिस इज नाइट्रो। कनेक्टिविटी नाइट्रोजन से है यहां पे कार्बन चेन की। IUPAC नेम नाइट्रोइथेन। और इसकी जगह अगर हम नाइट्राइट ड्रॉ करते हैं तो ये नाइट्राइट है। देखिए यहां कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से है और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इथाइल नाइट्राइट। तो ये फिर वही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो नाइट्रो एंड नाइट्राइट दे आर ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तो देखिए साइनाइड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड है स्टूडेंट। और यहां अगर हम आइसोसाइनाइड को देखें तो CH3
N ट्रिपल बॉन्ड C, ये देखिए ये आइसोसाइनाइड है। तो यहां अगर मैं साइनाइड का आईयूपीएसी नेम लिखता हूं तो हम इसको लिखेंगे इथेन नाइट्राइल, और अगर आइसोसाइनाइड को लिखते हैं तो आइसोसाइनाइड ये जो फंक्शन ग्रुप है इसको हम लिखते हैं कार्बिल अमीनो, तो कार्बिल अमीनो मीथेन। अगर तुम दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर चेक करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H3 और N, ये देखिए। तो सबसे पहले हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना चाहिए अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हमको रिलेशनशिप में देखने को मिलती है, और फिर हम बहुत इजीली रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ऐसे तो जैसे अगर आपसे पूछा जाता है एल्डिहाइड कीटोन, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, अल्कोहल ईथर, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये सब भी अपनी कॉपी में डिक्टेट कर सकते हैं आप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमको क्लियर हो गया। अब हम रिंग चेन आइसोमर्स को देखते हैं। हाँ बच्चों, जैसे अगर मैं यहां पे क्रिसॉल्स एंड बेंजाइल अल्कोहल को लिखता हूं, क्रिसॉल्स अभी हमने डिस्कस किए, ये क्रिसॉल्स हैं। OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग के ऊपर प्रेजेंट है और यहां मिथाइल ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O है। एंड बेंजाइल अल्कोहल, ये देखिए बेंजाइल अल्कोहल में OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये फिनॉल नहीं है, नॉट फिनॉल। ओके, क्या है ये तो एक एरोमेटिक अल्कोहल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एरोमेटिक अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप साइड चेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो जब भी बेंजीन के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, जैसा भी मैंने आपको रिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के एग्जांपल्स दिए, क्रिसॉल्स हमने डिस्कस किए, पायरेगिलॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, वैसे ही साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड भी बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं, जहां पर हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं मैं कुछ आपको एग्जांपल्स अभी और बताऊंगा। तो ये क्रिसॉल्स हैं, मतलब फिनॉल, और वो एक एरोमेटिक अल्कोहल है। इट मींस दे आर टू डिफरेंट फैमिलीज, और इसलिए मैंने लिखा है क्रिसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल, ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मैंने यहां पे मेंशन किया है कि कंपाउंड्स विच आर डिफर बाय लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड रिंग, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें या तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगी या रिंग होगी, हम इनको रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे मैं ब्यूटीन का एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए ये ब्यूट-1इन है, और इसकी जगह हमने साइक्लोब्यूटेन बनाया, ये साइक्लोब्यूटेन है। दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो C4 है और H8 है, ये देखिए, बट एक एल्कीन फैमिली है और दूसरा साइक्लोएल्केन फैमिली है। अच्छा, तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे, यहां पर जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन बनाया और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट कर दिया, तो यहां पे भी 4 कार्बन एटम्स, 2 + 2 + 3 7 और +1 8, तो C4H8, ये सारे रिंग चेन आइसोमर्स हैं। और क्योंकि यहां ये साइक्लोएल्केन फैमिली है और ये एल्कीन फैमिली है, दो डिफरेंट फैमिलीज हैं, इसलिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर नोट लिखा है, ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मतलब जहां भी आप रिंग चेन आइसोमर्स को देखते हैं तो हमेशा आप उनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी रिपोर्ट करोगे। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो ये रिंग चेन आइसोमर्स की कैटेगरी है। अब मैं नेक्स्ट जो टाइप का आइसोमेरिज्म है उसको डिस्कस करता हूं, मेटामेरिज्म। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं मेटामेरिज्म के ऊपर आ गया हूं। मेटामेरिज्म की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप्स, बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेम फंक्शनल ग्रुप्स, इनको हम मेटामर्स बोलते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अगर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ये हमेशा मेटामर्स होंगे। एक बात यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब यह हुआ कि जो मेटामर्स हैं नेवर बिकम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स,
और ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कभी भी क्या नहीं हो सकते, मेटामर्स नहीं हो सकते। तो मेटामर्स नेवर बिकम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नेवर बिकम मेटामर्स। तो ये भी आपको अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट करना चाहिए। ओनली पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैन शो मेटामेरिज्म, नॉट यूनिवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। पॉलीवैलेंट का मतलब है जहां मोर देन वन एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे फंक्शनल ग्रुप पर। तो पॉलीवैलेंट ग्रुप, ये देखिए, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है ईथर, है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है एस्टर, बहुत अच्छा एग्जांपल है कीटोन, बहुत अच्छा एग्जांपल है सेकेंडरी अमीन, बहुत अच्छा एग्जांपल है टर्शरी अमीन। जस्ट टू डिस्टिंग्विश ऑल एल्किल ग्रुप्स, मैं यहां पे डैश या डबल डैश से इनको मेंशन कर रहा हूं। तो ये सभी क्या हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है थायो ईथर, ये देखिए। तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो फिर यूनिवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ओनली वन एल्किल ग्रुप इज देयर ऑन दैट फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल, है ना, या जैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एल्डिहाइड, जैसे थायोल, ये सारे यूनिवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये मेटामेरिज्म की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। ओनली दीज फंक्शनल ग्रुप्स कैन शो मेटामेरिज्म। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर डिक्टेट करूंगा, सबसे पहले इनको लिख लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर मैंने ईथर्स के कुछ एग्जांपल लिखे हैं मेटामेरिज्म के लिए। C4H10O है ये अगेन। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने ईथर यहां पर मेंशन किया है, इट्स कॉमन नेम इज डाइइथाइल ईथर because it has two ethyl group, diethyl ether। और what is its IUPAC name? तो longest chain में हम 2 कार्बन को यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, that's why it is 1 ethoxy ethane। longest chain में 2 कार्बन है यहां पे। जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है ईथर में, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, मिथाइल एंड प्रोपाइल। अब आप देखिए, वहां 2 इथाइल हैं, यहां मिथाइल एंड प्रोपाइल है, इट मींस डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स ऑन सेम फंक्शनल ग्रुप। इसलिए मैं अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखने जाऊंगा तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, इट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप ईथर प्रेजेंट ऑन कार्बन 1, बट लॉन्गेस्ट चेन का जो लेंथ है वो अब 3 कार्बन का हो गया। और सिमिलरली अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी एक पॉसिबल है C4H10O का स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन ईथर। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और इसमें M और P को ही हमको यहां पे ऑब्जर्व करना है। आइसो, नियो, नॉर्मल, ये हमने डिस्कस किया था कि दे आर प्रीफिक्स जो हमको टाइप ऑफ कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं इसका आईयूपीएसी नेम अगर मेंशन करूंगा तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, बट ईथर इज नाउ प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2, दैट्स व्हाई इट्स आईयूपीएसी नेम इज 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। ये देखिए, यहां पे फिर 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, बट दिस टाइम ईथर का पोजीशन भी डिफरेंट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल दीज 3 क्या हैं ये, तो आपको आंसर देना है दे आर मेटामर्स, प्लस दे आर चेन आइसोमर्स, प्लस दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ये देखिए, तो ऑल 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ये यहां पे पॉसिबल हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता, ये हम अभी कंक्लूजन ड्रॉ करके आ चुके हैं, यहां पर हमने डेफिनेशन में मेंशन किया था। इसकी जगह जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कीटोन है, ये देखिए, इट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH2 CH3, और या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इट इज CH3 C डबल बॉन्डो CH2 CH2 CH3। ये देखिए, कॉमन नेम यहां डाइइथाइल कीटोन। जब भी तुमको मेटामेरिज्म चेक करना है तो बेटर कॉमन नेम से हमेशा, ओके। और ऐसे ही अगर हम यहां कॉमन नेम चेक करते हैं तो ये मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो अगेन सेम फंक्शन ग्रुप कीटोन, बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर देयर, और इसलिए हम इन दोनों को मेटामर्स बोल सकते हैं। दे आर मेटामर्स। क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? आंसर है हां, ये तो C5 और H10O है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हमेशा वेरीफाई करना जरूरी है।
तो हमने जो डेफिनेशन यहां पे पढ़ी थी कि सेम फंक्शन ग्रुप पर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अगर हैं तो हम इनको मेटामर्स बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऑल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को हमने रिवाइज किया एक्सेप्ट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म पे जाने से पहले यहां कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हमको मिलते हैं और एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको और अटेंड करके बता देता हूं। हाँ बच्चों, जैसे अगर तुमको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या आगे हम जैसे अभी स्टीरियो आइसोमर्स को भी देख रहे हैं, जब भी फाइंड करने को एग्जामिनर बोल रहा है, तुम्हारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है तुमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो ये मैंने यहां पे मेंशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे? तो देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला सिंपली है 2n1 + 2 - n2 डिवाइडेड बाय 2। और यहां जो n1 है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो n2 है ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि सर अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ यहां पर है तब तो हम बहुत इजीली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रोडक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर अदर देन कार्बन या हाइड्रोजन भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हेलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहां क्या पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन यूनिवेलेंट एटम्स हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हेलोजन एटम्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम से। ओके, तो यहां जैसे सपोज हमारे पास C3H3Cl3 है, तो मैं इसको ऐसे ट्रीट कर लूंगा। अगर मुझे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, ट्रीटेड एज C3H6, मतलब सारे हेलोजन एटम्स क्योंकि यूनिवेलेंट है, हमने इनको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन एटम से, और अब मैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लूंगा। तो 2 × 3 + 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमको जो रिजल्ट मिलेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 मिलेगा। अच्छा, ये टिप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो ये या तो रिप्रेजेंट कर रहा है ईदर 1 रिंग, एक रिंग, या 1 डबल बॉन्ड। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रिंग्स या 2 डबल बॉन्ड्स। ये देखिए, या 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग। ये देखिए, इतने सारे कॉम्बिनेशंस यहां पर पॉसिबल हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर मुझे 2 मिलता है, मैं इनको फॉलो करता हूं। अच्छा, अगर इसकी जगह मुझे कोई डाइवैलेंट एटम मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, और ट्राइवैलेंट एटम मिलता है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो इस सिचुएशन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने मेंशन किया है इन केस ऑफ डाइवैलेंट एटम, जैसे ऑक्सीजन है या सल्फर है, और मेरे पास फॉर्मूला है C3H6O। तो जब मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है ट्रीटेड एज, हम इसको सिंपली ऐसे ट्रीट कर लेंगे C3H6। क्यों? जनरली एक एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, नियर बाय एल्केन, सेम कार्बन वाला एल्केन, वो C3H8 होता है। इंस्टेड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स यहां पे ऑक्सीजन ने एक जगह घेर रखी है, ऑक्यूपाई कर रखी है। इसलिए हम जब भी डाइवैलेंट एटम को देखेंगे तो हम हमेशा उनको नेग्लेक्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन या सल्फर को यहां हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और अब इस सिचुएशन में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। तो इट इज 2 × 3 + 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए, क्लियर हो गया?
तो यहां पे अगेन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 1 है, ये देखिए। और इसकी जगह अगर हमारे पास ट्राइवेलेंट एटम है, इन केस ऑफ सम ट्राइवेलेंट एटम, तो जो ट्राइवेलेंट एटम है, जैसे यहां पे नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, ये सब ट्राइवेलेंट एटम है, तो मुझे जैसे मिला C3H9N। अब ये देखिए, जब ट्राइवेलेंट एटम है तो यहां पर जो नियर बाय एल्केन वाला फॉर्मूला है वो C3H8 है, तो मुझे इसको ट्रीट करना पड़ेगा ऐसे, ट्रीटेड एज C3H8, मतलब हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 नाइट्रोजन एज वेल एज 1 हाइड्रोजन। ये दोनों एटम्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मैं यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो तुमने क्या सीख लिया, जब भी हेलोजन एटम है उसको रिप्लेस कर दीजिए हाइड्रोजन से, यूनिवेलेंट एटम है अगर हेलोजन, अगर ऑक्सीजन है तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, और अगर नाइट्रोजन है तो उसको तो नेग्लेक्ट करोगे ही, एज वेल एज एक हाइड्रोजन को भी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो C3H8, तो यहां ऑब्वियस है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आएगा। ओके, तो C3H9N, जैसे इसी के अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखने होते तो तुमको सबसे पहले यहां पे क्लियर हो चुका है कि इसके अंदर रिंग नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। तो देखिए, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं प्राइमरी अमीन, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं प्राइमरी अमीन कार्बन नंबर 2 पर है, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं सेकेंडरी अमीन, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं टर्शरी अमीन। तो अब ये पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। ओके, ये आपका पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। इसके लिए कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हमने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट किया और हमको इमीडिएटली आंसर मिल गया, ये पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले जब भी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है, अगर आपको एग्जामिनर ने बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालिए, तब तो ये 100% होना चाहिए कि वहां वो स्ट्रक्चरल आइसोमर प्लस स्टीरियो आइसोमर दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोला है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने क्लियर करा हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताइए, तो फिर स्टीरियो आइसोमर्स तो कट हो गए, और या फिर एग्जामिनर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स बताइए, तो इसका मतलब जो असाइक्लिक आइसोमर्स हैं वो एकदम यहां से अलग हो गए। तो सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम को जब भी तुम अटेंड करते हो, प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ लो, तभी फिर इस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्स करो। तो यहां ये 4 टाइप के टोटल 4 यहां स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। क्या आप इनके IUPAC नेम लिख सकते हैं? आंसर है हां, ये प्रोपेन 1 अमीन है, ये प्रोपेन 2 अमीन है, प्राइमरी अमीन है प्रोपेन 2 अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है। नाइट्रोजन पे 2 एल्किल ग्रुप हैं, सेकेंडरी अमीन इट इज एन मिथाइल इथेन अमीन, और ये टर्शरी अमीन है, इट इज एन डाइमिथाइल और मीथेन अमीन। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमने C3H9N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसके लिए अटेंड करी है। क्लियर हो गया सभी को? तो टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर आपको टोटल आइसोमर्स पूछता तो फिर स्टीरियो भी यहां पर शामिल होते हैं, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है हमको यहां किरेल सेंटर भी ऑब्जर्व करना पड़ता, बट देयर इज नो किरेल सेंटर हियर, तो दैट्स व्हाई यहां तो मैं 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही रिपोर्ट करूंगा। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को मैं यहां पे ऐड करता हूं। मैंने यहां पे लिखा है राइट टोटल स्ट्रक्चरल साइक्लिक ओनली आइसोमर्स फॉर C4H6। इसके लिए ऑप्शंस भी आपको गिवन है। सबसे पहले आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लीजिए, तो 2 × 4 ये हो जाएगा +2 -6 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 10 - 6, इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ गया। इसका मतलब यहां पर या तो हम बोल सकते हैं 2 रिंग्स हैं, या फिर एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड है। ओके, रिंग मुझे यहां पर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि साइक्लिक बोला गया है आपसे। तो देखिए
सबसे पहले हम 2 रिंग्स बनाते हैं, तो 2 रिंग्स इसका मतलब इस टाइप का बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो ये C4 है, S6 है, या फिर मैंने इसमें एक रिंग को ड्रॉ किया और उसमें डबल बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ये लिखा। नाउ व्हाट शुड बी इट्स IUPAC नेम, 1, 2 एंड 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। इसकी जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। अब 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। ये देखिए, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है। क्या इसके अलावा आप कोई और यहां पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ढंग से सोच लीजिए। अगर हमने थोड़ा सा भी जल्दी किया और कोई भी स्ट्रक्चर को मिस कर गए तो हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यही कॉम्बिनेशन यहां पर बना के चलना था। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब हम यहां पर ये और चेक कर लेते हैं कि हमने क्या कोई स्ट्रक्चर को मिस तो नहीं कर दिया। तो देखिए, हमने यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर मिस नहीं किया, इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर। जो यहां पर साइक्लिक आइसोमर्स हैं वो आपके 4 आंसर्स होंगे। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह टोटल स्ट्रक्चरल एल्कोहल फॉर C5H12O। अब देखिए, C5H12O आपको यहां पर मिला है, H12O, तो इसको आप सबसे पहले ट्रीट कर लीजिए C5H12। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो 2 × 5 + 2 - 12 और डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब C5H12O, इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। तो अब मैं सबसे पहले अगर प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब C5H12, ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल, ये हो सकता है। एक एक ब्रांच हम इसमें इंक्रीज करते जाएंगे। ये हो सकता है, एक ब्रांच और इंक्रीज कर देंगे। ये हो सकता है। ये सब प्राइमरी अल्कोहल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही कुछ मैं वहां पर भी मेंशन करूंगा। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं इसमें कोई और प्राइमरी अल्कोहल को सोचता हूं, तो जैसे हमने यहां पे कार्बन 3 पर मिथाइल ग्रुप को इंसर्ट किया प्राइमरी अल्कोहल में, इसकी जगह ये कार्बन नंबर 2 पर भी हो सकता था। ये देखिए, दिस इज अगेन प्राइमरी अल्कोहल। अब इसके अलावा मैं और कोई प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ नहीं कर सकता, तो 4 प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। अच्छा, क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल अल्कोहल बोले गए हैं, स्टीरियो नहीं बोला गया, तो हम यहां पे किरैल सेंटर को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। जैसे यहां पर मुझे एक किरैल सेंटर क्लियरली दिख रहा है, इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन CH2OH, ये किरैल कार्बन है, बट अभी ये कंसिडर नहीं करना है। इसकी जगह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स ड्रॉ करते हैं, अब सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप लगाना है, तो देखिए क्या ये पॉसिबल है क्या? ये देखिए यहां पर भी किरैल सेंटर दिख रहा है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये पॉसिबल है। ऐसे ही हम इसमें एक ब्रांच ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए अभी भी इसमें किरैल सेंटर दिख रहा है ना। या फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, अभी कार्बन 2 पर OH है, अब कार्बन 3 पर OH ड्रॉ करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल हैं ये सारे। अब किरैल सेंटर नहीं है, देयर इज नो किरैल सेंटर। इसकी जगह तो यहां पे अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल्स लिख रहा हूं तो टोटल 3 सेकेंडरी अल्कोहल्स। ओके, और अगर तुम टर्शियरी अल्कोहल ड्रॉ करते हो तो टर्शियरी अल्कोहल, इसका मतलब टर्शियरी कार्बन पर OH ग्रुप। ये देखिए, ये टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल हो सकता है। ये हमने अभी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया था, तो ये टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल है। इसके अलावा हम टर्शियरी अल्कोहल को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो टर्शियरी अल्कोहल का नंबर यहां पे 1 है, 3 सेकेंडरी अल्कोहल हैं और 4 प्राइमरी अल्कोहल हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो क्या आंसर हो गया? यहां पे डी इज करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरल जो अल्कोहल्स पॉसिबल हैं वो टोटल 8 स्ट्रक्चरल अल्कोहल्स पॉसिबल हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम जो डिस्कशन है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको यहां पे पॉज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे टॉटोमेरिज्म में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंडीशंस को वहां पर हम डिस्कस करेंगे और फिर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो होप ये जितने भी हमने एग्जांपल्स यहां पर आज लिए, इनसे आपका एक क्विक रिवीजन हो गया, आपको सारी डेफिनेशंस याद हो गई
और इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे आप उनको अब कंफर्टेबली अटेंड कर पाएंगे। तो तब तक के लिए हम यहां रोक लेते हैं।